Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is next video in the series of previous year question UGC NET English Literature. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Let us see the first question of today's video. Which one of the following titles of Robert Browning's works means to disport in the open air to amuse oneself at random? तो इसमें से रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सारे वर्क ही रॉबर्ट ब्राउनिंग के, तो इसमें से एक वर्क का टाइटल का मतलब है टू डिस्पोर्ट इन द ओपन एयर टू अम्यूज वनसेल्फ एट रैंडम। तो वो कौन सा वर्क है जिसका टाइटल का मीनिंग ये है? लेट्स सी इन डिटेल। डिटेल से पहले आंसर देख लीजिए। राइट आंसर इज एसोलेंडो। एसोलेंडो 1889 का वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ये फाइनल वॉल्यूम है पोएट्री की। इनके डेथ के बाद ये पब्लिश्ड हुआ था और ये 3 कैटेगरी में 3 ग्रुप में फॉल होता है। ये इनका जो वॉल्यूम है एसोलेंडो। एन ओपनिंग सीरीज ऑफ लव लिरिक्स, ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप है अ ग्रुप ऑफ नरेटिव पोएम्स एंड लास्ट ग्रुप और पार्ट अ कंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ मेडिटेटिव और रिमिनिसेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देख लीजिए आप लोग। पूछ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का वो कौन सा वर्क है जो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक लव लिरिक्स में, एक दूसरा नरेटिव पोएम्स में और तीसरा रिमिनिसेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग या मेडिटेटिव में। जोकोसेरिया 1883 का वर्क है, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। जोकोसेरिया जो है वॉल्यूम है शॉर्ट पोएम्स के कलेक्शन का। एफ वोगलर 1864 अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही पोएम है, जहाँ जोकोसेरिया और एसोलेंडो कई सारे पोएम के कलेक्शन से, वहाँ एफ ब्लॉगर सिंगल पोएम है 1864 में पब्लिश हुआ था। एंड्रिया डेल सार्टो, ये भी सिंगल पोएम है, 1855 में आया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इम्पैक्टिंग लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज विद ईयर कोरेस्पॉन्डिंग ईयर्स। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिए गए हैं, उनको उनके ईयर से मैच करना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ये किस ईयर में आया था? और स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो ऑन द इंटरनेट, ये किस ईयर में? myspace.com, फेसबुक के। तो इनकी ईयर बताने हैं। लेट्स सी द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज़ 1, एक का हो जाएगा थर्ड, मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का थर्ड हो जाएगा। 1991 में ये आया था। स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो ऑन द इंटरनेट, बी का 4 हो जाएगा 1997। myspace.com, ये 2003 में आया था। एंड फेसबुक की स्टार्टिंग हुई थी 2004। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसमें से बताने हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स वाले वो कौन से राइटर हैं जिनको इस टाइटल से टैग किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी विट्स टर्म बहुत ही पॉपुलर रहा है और इस ग्रुप में 7 राइटर्स आते हैं। इसमें कुछ 3 राइटर्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, तो जिनको आपको सिलेक्ट करना है कि वो कौन से 3 हैं जो उन 7 में से आते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ 4 हो जाएगा। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने, टॉमस नास। तो ये 3 जो है यूनिवर्सिटी ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा 4 और राइटर्स हैं, उसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। लेट्स सी। यूनिवर्सिटी विट्स, अ फ्रेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th century इंग्लिश प्ले राइट्स एंड पैम्पलेटियर्स who were educated at the universities Oxford और Cambridge and who become popular secular writers। तो यूनिवर्सिटी विट्स वाले कौन है? वो लेट 16th century के इंग्लिश प्ले राइट्स या पैम्पलेटियर्स हैं और इन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और ये लोग पॉपुलर हुए थे अपने सेक्युलर राइटिंग की वजह से, बिकॉज ये वो ग्रुप थी जिन्होंने सेक्युलर फॉर्म में राइट करना स्टार्ट किया था। इस ग्रुप का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लिटरेचर में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टूडेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, तो बी केयरफुल फॉर दिस। द ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ 7। ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोग को कि इसमें 7 राइटर्स आएंगे। वो कौन कौन है? लेट्स सी। 3 के बारे में तो आप लोग देख ही चुके थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट जॉर्ज पीले
ऑप्शन में दिया हुआ था, देख लीजिए डिटेल में। जॉन लिली हैं, टॉमस कीडे, टॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीनिक, क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं और काफ़ी फेमस है, इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, इसलिए इनके बारे में भी, इनके वर्क्स के बारे में भी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे जब ऑथर की सीरीज़ आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच 2 एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। इसमें से ये कुछ एक्टर्स के नेम दिए हुए हैं और इसमें से बताना कि दो कौन से एक्टर्स हैं जो एलिजाबेथन पीरियड को बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन टाइम में जो थिएटर था वो काफ़ी हाइप चल रहा था और उस समय काफ़ी पॉपुलर एक्टर्स हुआ करते थे। तो लेट्स सी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 3 A and B, रिचर्ड बर्बेज, विल कैम्पे। लेट्स सी इन डिटेल अबाउट एक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन थिएटर। इस बार ऑप्शन में रिचर्ड बर्बेज और विल कैम्पे दिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में इनमें से कोई और ऑप्शन में आ जाए, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए अदर एक्टर्स के बारे में भी जो एलिजाबेथन टाइम के हैं। एक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन थिएटर, विलियम शेक्सपियर, हाँ शेक्सपियर प्ले राइट भी है और इन्होंने एक्टिंग भी की है, अपने प्ले में भी एक्टिंग किया और बेन जॉनसन के प्ले में भी। रिचर्ड बर्बेज, विलियम कैम्पे, जेम्स बर्बेज, एडवर्ड एलिन, नाथन फील्ड, बेन जॉनसन भी प्ले राइट है और प्लस एक्टिंग भी इन्होंने की है। विलियम स्लाई, रॉबर्ट आर्मिन, टॉमस हेवुड, ऑगस्टाइन फिलिप्स, टॉमस पोप। एक दो बार ये नाम को रीड कर लेंगे या आप सुन लेंगे वीडियो को तो आपको ये नाम रिकॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term among the following will be applicable to a situation in which a character imitates a scheme which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is directed? A character imitates a scheme which depends for its success. तो कौन सा टर्म है जो अप्लीकेबल है इस सिचुएशन के लिए? तो राइट ऑप्शन इज हियर 2 इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होगा to arouse the curiosity or interest of unusual, new or otherwise fascinating or compelling qualities, appeal strongly to captivate। तो इसमें क्या होता है कि नए क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना या जो कि अनयूजुअल इंटरेस्ट होते हैं उसको क्रिएट करना, कुछ न्यू जो होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं या कंपेलिंग क्वालिटीज़ होते हैं जो फोर्स करते हैं या जो स्ट्रांगली अपील करते हैं, कैप्टिवेट होते हैं, ये सारे इस इंट्रिग का मतलब हुआ। मीन्स वही हुआ कि अ कैरेक्टर इमिटेट्स स्कीम विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस। मान लीजिए कोई कैरेक्टर ये बहुत ही एक्साइटेड होकर स्ट्रॉन्ग अपील के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ वो सक्सेस पाना चाहता है, तो दैट इज़ इंट्रिग। कॉन्फ्लिक्ट जो है टर्म, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। मीन्स थॉटेड, इंडेंजर्ड और अपोजिंग डिज़ायर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कुछ अपोजिट हो, कुछ डेंजर वाली चीज़ हो, खतरा जैसा। इट्स बेसिकली व्हेन अ कैरेक्टर वांट्स समथिंग बट समथिंग एल्स गेट्स इन द वे। तो ऐसा तब होता है जब कोई कैरेक्टर चाहता कुछ और होता कुछ और है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किसी और के साथ भी हो सकता है और खुद के साथ भी हो सकता है। मीन्स व्हाट टू डू। एक कैरेक्टर जब इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर कंफ्यूज होता है कि व्हाट टू डू, करे कि ना करे। ऐसी वाली जो सिचुएशन आती है ना, तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। माइंड हमेशा होता है ना, कभी कभी दो ऑप्शंस होते हैं, अब समझ में नहीं आता कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ये करें कि वो करें, माइंड वहीं डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज़ इनर कॉन्फ्लिक्ट। और जब किसी और के साथ क्वारल जैसा, लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ हो जाए तो दैट इज़ फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अलाई, टू यूनाइट फॉर्मली एज बाय ट्रीटी, लीग, मैरिज। अलाई का मतलब होता है कि किसी से फॉर्मली यूनाइट होना, किसी ट्रीटी को लेकर, किसी एग्रीमेंट को लेकर, संधि को लेकर, किसी लीग या मैरिज के फॉर्म में। Foil, a character who contrasts with another character or protagonist in order to better highlight or differentiate certain qualities of the protagonist. Foil एक कैरेक्टर होता है, फॉयल किसी कैरेक्टर के अगेंस्ट होता है या जो प्रोटागोनिस्ट होता है, हीरो होता है, लीडिंग एक्टर होता है, उसके अगेंस्ट होता है। सो दैट कि जो प्रोटागोनिस्ट है या जिस कैरेक्टर के अगेंस्ट फॉयल होता है उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ को वो हाईलाइट करें। A foil to the protagonist may also be the antagonist of the plot.
तो जो फॉइल कैरेक्टर होता है वो प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट होता है, तो वो प्लॉट का एंटागोनिस्ट भी हो सकता है। फॉइल के प्रेजेंस से ही जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उसकी स्पेशल क्वालिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, हाईलाइट होती है। जैसे अगर गुड के साथ इविल प्रेजेंट ना हो तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि गुड क्या होता है। तो इविल के प्रेजेंट से ही हमें पता चलता है कि गुड क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ पोएटिक कंपाउंडिंग आर फाउंड इन द वर्क ऑफ विच टू मॉडर्निस्ट राइटर्स। पोएटिक कंपाउंडिंग जो है इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दो मॉडर्निस्ट राइटर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो कौन से मॉडर्निस्ट राइटर हैं जिनके वर्क में पोएटिक कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलता है? तो राइट ऑप्शन इज 3 B एंड C, जेम्स जॉयस, गेरार्ड मैनली, हॉपकिंस। तो ये दो राइटर्स हैं, मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं ये दोनों ही लोग, और इनके वर्क में पोएटिक कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। लेट्स सी इन डिटेल। कंपाउंडिंग इज कंबाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। कंपाउंडिंग क्या होता है? ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाया जाता है। जेम्स जॉयस एंड G.M. हॉपकिंस इंट्रोड्यूस्ड मेनी पोएटिक कंपाउंड वर्ड्स थ्रू देयर पोएट्री। तो जेम्स जॉयस और G.M. हॉपकिंस ने अपने वर्क में बहुत सारे इस तरह के कंपाउंडिंग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है, दो वर्ड्स को जोड़कर नया वर्ड्स बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच टू जर्नलिस्ट रिलेट टू द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट दिए हुए हैं, इसमें से वो दो कौन से हैं जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स को बिलोंग करते हैं? लेट्स सी द राइट ऑप्शन 4 A एंड B, कुनापीपी इंटरवेंशंस। लेट्स सी इन डिटेल। कुनापीपी अ बाई-एनुअल आर्ट्स मैगजीन विथ स्पेशल बट नॉट एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन अ न्यू लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश। जर्नलिस्ट नहीं होगा, जर्नल्स होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है टाइपिंग में। तो ये बाई एनुअल आर्ट मैगजीन है। बाई एनुअल का मीन्स हुआ कि ईयर में 2 बार ये मैगजीन पब्लिश्ड होता है। एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन अ न्यू लिटरेचर रिटेन इन इंग्लिश। तो जो भी नए लिटरेचर इंग्लिश में लिखे जाते हैं उस पर ये फोकस करता है कुनापीपी मैगजीन। फर्स्ट अपीयर इन 1979, तो पहली इसकी अपीयरेंस हुई थी 1979 में और लास्ट इसकी अपीयरेंस हुई थी 2012 में। इंटरवेंशंस, एन इंटरडिसिप्लिनरी पीयर रिव्यूड जर्नल ऑपरेटिंग एट द क्रॉसरोड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्क इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज इन रिसर्च थियरी एंड पॉलिटिक्स। तो इंटरवेंशन क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी पीयर रिव्यूड जर्नल है और ये क्या ऑपरेट करता है? इंटरवेंशन ऑपरेट करता है कंटेम्प्रेरी वर्क को जो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में हो, सोशल साइंस के फील्ड में हो, रिसर्च से रिलेटेड, थियरी एंड पॉलिटिक्स के फील्ड के हो। क्लियो और जर्नल ऑफ लिटरेचर, तो ये लिटरेचर का जर्नल है, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो लिटरेचर, हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो फिलोसफी है उसको ये कवर करता है क्लियो। अ डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल, तो ये भी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल है। डेडलस 1955 का ये एकेडमिक जर्नल है, क्वार्टरली पब्लिश्ड होता है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ नोम चॉम्स्की। तो यहाँ पे नोम चॉम्स्की के 4 वर्क दिए हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 CBAD। सबसे पहले सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पब्लिश्ड हुआ था, देन एस्पेक्ट्स ऑफ द थियरी ऑफ सिंटैक्स, फिर प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, एंड द लास्ट वन इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लेट्स सी इन डिटेल। प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम 1971 का वर्क डिलीवर्ड एज द फर्स्ट कैम्ब्रिज लेक्चर इन मेमोरी ऑफ बर्ट्रांड रसेल। तो यहाँ ये एक लेक्चर के फॉर्म में आया था 1971 में, कैम्ब्रिज लेक्चर के फॉर्म में, और किसके मेमोरी में? बर्ट्रांड रसेल की मेमोरी में। अ मास्टरफुल एंड कोगेट सिंथेसिस ऑफ चॉम्स्कीज moral philosophy, linguistic analysis and emergent political critique of Americans war in Vietnam। चॉम्स्की अपनी मोरल फिलोसफी, लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं और साथ ही ये एमरजेंट पॉलिटिकल क्रिटिक भी रहे अमेरिकन वॉर के, जो कि वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 में ये वर्क आया था। एस्पेक्ट्स ऑफ द थियरी ऑफ सिंटैक्स 1965 का वर्क है और ये लिंग्विस्टिक पर आधारित बुक है।
नॉलेज ऑफ लैंग्वेज 1986 का वर्क डील्स विद टॉपिक्स इन द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज एंड द फिलोसफी ऑफ माइंड। तो ये इसका जो टॉपिक है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का, ये है लैंग्वेज और माइंड की फिलॉसफी को ये डील करता है। आर्ग्यूज दैट द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। तो इसमें आर्ग्यू किया गया है कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की स्टडी ह्यूमन माइंड को क्या देता है, इंसाइट देता है, समझ देता है, सो दैट वो आगे अपना काम अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज आर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3 A, B and C. Richard Hogarth, Raymond Williams, Stuart Hall. Let's see in detail. Richard Hogarth, a British academic whose career covered the field of sociology, English literature and cultural studies. ये एकेडमिक ब्रिटिश एकेडमिक है और इनका कैरियर बिलोंग करता है सोशलॉजी में, इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में, और ये एम्फेसाइज करते हैं ब्रिटिश पॉपुलर कल्चर को। रेमंड विलियम्स, हिज राइटिंग्स ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर, द मीडिया एंड लिटरेचर कंट्रीब्यूटेड टू द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड द आर्ट्स। इनकी राइटिंग डील्स करती है पॉलिटिक्स, कल्चर, मीडिया और लिटरेचर को, और साथ ही ये सारे टॉपिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर और आर्ट्स को। स्टुअर्ट हॉल, जमैकन बोर्न ब्रिटिश मार्क्सिस्ट सोशलॉजिस्ट, कल्चरल थियरिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो स्टुअर्ट हॉल कौन है, जमैका के रहने वाले हैं और ब्रिटिश नागरिकता वाले हैं, मार्क्सिस्ट सोशलॉजिस्ट हैं, कल्चरल थियरिस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स फिगर्स इन विलियम डनबार्स लेमेंट फॉर द मेकर्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें विलियम डनबार का वर्क है लेमेंट ऑफ द मेकर्स, उसमें इन्होंने कुछ पोएट्स को मेंशन किया है, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें वो कौन कौन से पोएट्स हैं जो शामिल है या जिनको मेंशन किया है विलियम डनबार ने अपने वर्क लेमेंट फॉर द मेकर्स में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 A, B, C, जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर, रॉबर्ट हैरिसन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं लेमेंट फॉर द मेकर्स में। 1505 का वर्क है पोएम इन द फॉर्म ऑफ डांस मैकाबर बाय द स्कॉटिश पोएट विलियम डनबार। विलियम डनबार स्कॉटिश पोएट है और इसमें थोड़ा सा मैकाबर मतलब थोड़ा हॉरर टाइप का वर्क है। एवरी फोर्थ लाइन रिपीट्स, सिर्फ हॉरर नहीं कहेंगे, मेलांकोली टाइप का भी वर्क कहेंगे, क्योंकि मैकाबर में हॉरर होता है, मेलांकोली होता है, थोड़ा सा दुख वगैरह ये सब शामिल होता है। तो लेमेंट में तो मेलांकोली हुआ ही, सैडनेस। एवरी फोर्थ लाइन्स रिपीट्स द लैटिन डिफरेंट टाइमर मॉर्टिस काउंटर बैट मी। इसका मतलब हुआ फियर ऑफ डेथ ट्रबल्स मी। तो ये लैटिन रिफ्रेन है। मेकर्स के हर चौथी लाइन में ये लैटिन रिफ्रेन जो है जिसका मतलब है फियर ऑफ डेथ ट्रबल्स में रिपीट होता है। अ लिटनिक फ्रेज फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेड। ये जो फ्रेज कहाँ से इन्होंने लिया है, ऑफिस ऑफ द डेड से, ऑफिस ऑफ द डेड लिटरेरी वर्क से ये फ्रेज लिया गया है। कुछ और भी राइटर इसमें मेंशन है तो देख लेते हैं। जॉफ्री चौसर का तो नाम है ही, जॉन लिडगेट जो कि द मॉन्क ऑफ बेरिक के नाम से फेमस है, जॉन गोवर हैं, रॉबर्ट हैरिसन, रिचर्ड हॉलैंड भी हैं, जॉन बार्बर, गिलबर्ट है, ब्लाइंड हैरी, वॉल्टर कैनेडी। ये कुछ और नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे तो इसमें से कोई और ऑप्शन में कोई और नाम दे दे, तो सारे नाम को थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कर लेंगे। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।